हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी यू टी मित्रा। आज आपकी पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट क्लास है मेरे साथ, और आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रहे थे लास्ट क्लास में उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में बांटा है। पार्ट वन ऑफ द नेशन बिल्डिंग एंड इट्स चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स, एंड पार्ट टू। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कैसे पार्टीशन में क्या हुआ, रेफ्यूजी क्वेश्चन किस तरह उभरा, नेहरू जी का क्या अप्रोच था, क्या वो देख रहे थे, की रोल उन्होंने क्या निभाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन रोल क्या था। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ रेफ्यूजी क्वेश्चन वाज बियॉन्ड लॉजिस्टिक्स एंड फिनेंस। ये सारी बातें हमने आपस में कर ली थी। आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर मैटर्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड द इनिशियल challenges which were faced by India at the time of independence. These challenges are fundamentally, it's about the integration, or let's say the merger of the princely states, resolving major questions related to, let's say, Jammu and Kashmir, Hyderabad, Manipur. Then states reorganization, how it has further impacted the reorganization process after the independence, है ना, कि कैसे फिर से जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इन मुद्दों का क्या असर पड़ा है भारत में, और भारत के स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति रही है उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लेते, तो हमारा एक और टॉपिक विच इज़ अबाउट नेशन बिल्डिंग एंड चैलेंजेस पूरा हो जाएगा। और फिर इसी क्लास में पिछली क्लास की तरह मैं बताता रहूँगा कहाँ से कैसे सवाल आए हैं और सवाल कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला चीज़, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कश्मीर क्वेश्चन। आप इस फोटो देख पा रहे होंगे, देखिए एक तरफ जवाहरलाल नेहरू है और सामने हमें बाकायदा थोड़ा एकदम जनरल, है ना, जनरल टाइप वर्दी पहने हुए एक इंसान नज़र आ रहे हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए रॉयल्टी, मोनार्की, सारा का सारा पर्सपेक्टिव यहाँ चलता है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा था क्या, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कश्मीर के यूनिक पोजीशन को समझना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जब आपकी एनसीईआरटी लिखी गई तो उसमें आपको ये बताया गया है कि आर्टिकल 370 नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, है ना। आर्टिकल 370 ये क्या था, इस आर्टिकल की मदद से या इस आर्टिकल को आधार बनाकर कश्मीर को एक यूनिक जगह दी गई थी। अब पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा समझाना चाहा था कि ये होता क्या है, कैसे राज्य जुड़े, कैसे पार्टीशन के बाद भारत को बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अभी इस यूनिक पोजीशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप इस मुद्दे को समझ पाएँ। इसके लिए मुझे एक शेप की सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप जान पाएँ कि ये काम आखिर चलता कैसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक इसका सहारा लूँ और मैं ये चीज़ बनाऊँ, है ना। देखिए एक ये है, प्लस अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ बना देता हूँ और एक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग मान लीजिए अगर प्रयास करें और सिंपल मैं आपके साथ एक रेखा खींचने की कोशिश करूँ, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक हम लोग ऐसे खींच देते हैं और एक हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, एक एरो ऐसे रिटर्न में भी हो गया, है ना। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपको अभी तो स्क्रीन पे तीन बड़े, है ना, सर्कल्स या स्फेयर नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसमें ज़रा फिल करना शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे यूनियन, ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यूनियन, हाँ, और यहाँ लिख देता हूँ स्टेट, ठीक है, स्टेट। तो वो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं वो अब समझ पा रहे होंगे यूनियन और स्टेट दरअसल क्या है। ये गवर्नमेंट के दो लेवल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट के दो लेवल्स हैं। एक है गवर्नमेंट का लेवल यूनियन वाला, बाकी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट से। दूसरे शब्दों में मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं भारत सरकार, है ना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ अगर हम लिख देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, है ना, या फिर अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ राज्य, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिहार, ये हो गया बिहार राज्य। तो ये क्या है, ये दरअसल एक फेडरल पॉलिटी का सेटअप होता है जहाँ पे यूनियन होता है और बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ अपनी सॉवरेनिटी या कानून बनाने के प्राधिकार को, द अथॉरिटी टू फ्रेम लॉज इंडिपेंडेंटली, उसको शेयर करते हैं। कि कुछ जगहों पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सरकार, कुछ जगहों पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और माना ये जाता है कि फेडरल पॉलिटी में सारे स्टेट्स का जो पोजीशन है या सारे स्टेट्स का जो एक हैसियत है, एक ओहदा है ना, स्टेटस है, वो बराबर होता है। बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कभी कभी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, क्या होता है इससे हम बोलते हैं कभी कभी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस
इस तरह के होते हैं कि हमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल ग्रांट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप राज्य बना रहे हैं ना बड़े स्तर का, जब आप एक देश बना रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें अगर एक फेडरल पॉलिटी बना रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हम हर तरह की डिमांड्स को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस स्टेट को समझाना हो कि आप भारत में आके स्टेट बन जाइए, तो ये भी तो डिमांड करेगा ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिख दूँ फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको एक यूनिक पोजीशन मिला था इंडिया के फेडरल पॉलिटी सेटअप में। इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि आर्टिकल 370 क्या था, कश्मीर को एक यूनिक पोजीशन देता था। आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 के मल्टीपल प्रोविजंस को एक निलंबित के स्टेज में कर दिया गया है ना। लेकिन जब हम शुरुआत के स्तर पर चलते हैं तो इस रीजन के पास एक तो ये था 370, लेकिन इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी थे, है ना। कश्मीर क्या है, भारत का मुकुट की तरह उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहला चैलेंजेस क्या नजर आते हैं? एक तो वायलेंस बहुत है, उस समय पे भी हो रहा था, आजकल भी आपको खबरें आती रहती होंगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये तो आज के समय पे सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी हुई है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब क्या है, ये जो रीजन था उसमें अंदरूनी स्तर पर और बाहरी के स्तर पर आज के समय में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनवायरनमेंट नज़र आता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि कश्मीर में धारा वगैरह लगी हुई है, गवर्नर का रूल फिर से कर दिया गया है, सरकार जो है वो अनस्टेबल है, इस तरह की खबरें आते रहती हैं। और होता क्या है कि जब हम इस यूनिक पोजीशन के बाद इन चैलेंजेस को देखते हैं तो इसका बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ा है। क्यों नेगेटिव असर पड़ा है? क्योंकि वो तमाम लोग जो कश्मीर में रहते हैं या जम्मू और कश्मीर में जिन्होंने रहना पसंद किया, जो कई समय तक रहे, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी हमने देखा है कि ट्रैजिक लॉस का उनको सामना करना पड़ता है, यानी मौत तक हो जाती है, और इसमें हर किसी को झेलना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए सिविलियंस हैं, यानी आम जनता, वो भी झेल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी हमारे सुरक्षा बल, वो भी मर रहे हैं। साथ में वो लोग जो भटक जाते हैं और भटक कर मिलिटेंट बन गए हैं, उनको भी मौत का सामना करना आखिर पड़ता ही है। आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो अक्सर एक न्यूज़ आती होगी कि कश्मीर में भारतीय सेना ने इतने मिलिटेंट्स को मार गिराया, है ना। तो ये खबरें हमारे पास आते रहती हैं। अब हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस और उसको पढ़ रहे हैं तो हमें हर तरह के एंगल को समझना ज़रूरी है। प्लस कश्मीर के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि उस वैली में मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, खासतौर पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स को भी माइग्रेट करना पड़ा था, ये बात भी सच है। लेकिन मेजोरिटी वाइज अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में हमें नज़र आता है कि जो कश्मीरी पंडित थे 1990s का जब समय आया है ना, इस टाइम पीरियड को याद रखिएगा, हम 1990s मुख्यतः बात कर रहे हैं। 1989 से पहले ही थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, बट 1990s का वो दौर रहा जब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कश्मीर की वैली को छोड़ के नीचे की तरफ आना पड़ा, और मुख्य तौर पर वो जम्मू, दिल्ली, पंजाब, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आके बस गए। और ये मैसिव डिस्प्लेसमेंट था। कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टीशन को समझने की कोशिश किया था, और आज हम देख रहे हैं कि पार्टीशन तो हो ही चुका है। भारत आज़ाद होने के बाद भी भारत में ही, भारत की भूमि में ही कम्युनिटी को माइग्रेट करना पड़ा। ये बहुत बड़ा हमें नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा इशू था, अपार्ट फ्रॉम विच, जिसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया गया कि इज देयर सम प्रॉब्लम इन द रीजन, राइट। और अगर इसके रीजनल कंपोजिशन को आप समझना चाहेंगे, क्यों कश्मीर को समझना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, सो जम्मू एंड कश्मीर एरिया और द कश्मीर क्वेश्चन एज इट इज सेड, तो उसको आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप सिर्फ कश्मीर पे फोकस कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज अ बिगर वन, राइट। जम्मू और कश्मीर आपको बोलना चाहिए, उसमें तीन बड़े रीजन्स हैं। एक है जम्मू, दूसरा है कश्मीर, और तीसरा है लद्दाख। आज के समय पे तो उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है ना। तो जम्मू में क्या है, इसमें प्लेन्स है और फुट हिल्स है, और प्राइमरीली यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, और बाकी लोग भी वहाँ रहते हैं। कश्मीर जो है प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे इस समय कश्मीरी मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। और जो लद्दाख का एरिया है वो बड़ा ही ठंडी माउंटेनियस है ना, एकदम जिसे बोलते हैं ना कड़क कड़ाके की ठंड वाला एरिया, ठंडा रेगिस्तान आप कह सकते हैं। तो ये माउंटेनियस टेरेन है, और यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों आपको मिलेंगे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी मिलती हैं, और बुद्धिज़्म का एक अच्छा खासा बोलबाला यहाँ पर रहा है। तो ये आपको सबसे पहले कश्मीर का एक बैकग्राउंड, जम्मू कश्मीर क्वेश्चन जो है उसका एक बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
अब हुआ ये कि जब हम भारत आज़ाद हुआ तो एक बड़ा सवाल बना कि किस तरीके से आज़ादी के बाद भारत का नक्शा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस को देखा है तो आपने सुना होगा ना, मैंने अपने कई बार ये बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू एक बार बड़ा गुस्सा हो गए थे लॉर्ड माउंटबेटन पे, और उन्होंने कहा कि माउंटबेटन साहब, आपका जो ये प्लान है ना, इट्स नॉट अ प्लान ऑफ पार्टीशन, इट्स अ प्लान ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो ओरिजिन है इस मुद्दे का वो भी उसी कहानी पे जाएगा जब भारत आज़ाद हो रहा है। भारत आज़ाद होने के समय पे कई चैलेंजेस थे। ब्रिटिश का तो रीजन था ही, साथ में प्रिंसली स्टेट्स भी थे हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स को आपने अधिकार दे रहे थे कि भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है या अलग इंडिपेंडेंट रहना है, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ऐसे में जम्मू और कश्मीर भी क्या था, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। और 1947 में जो वहाँ के राजा थे उनका नाम था महाराजा हरी सिंह। इनके ही खानदान में है कर्ण सिंह जो अभी, ठीक है, उसके बाद और भी इनका पूरा चलता है। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इनका अपना पैलेस वगैरह सब नज़र आ जाएगा। अब प्रिंसली स्टेट रहते हुए महाराजा का एक सोचना था। महाराजा क्या चाहते थे? महाराजा वॉज थिंकिंग दैट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान, वाई शुडंट आई रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब मैं क्यों ज्वाइन करूं? मुझे ना इंडिया का पार्ट बनना है ना पाकिस्तान का पार्ट बनना है, मैं आज़ाद रहूंगा, मैं अपना मोनार्किकल शासन चलाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान का मानना कुछ और था। पाकिस्तान का मानना था कि चूंकि जम्मू और कश्मीर में और ख़ास तौर पे उस कश्मीर के एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और रूलर हिंदू हैं, तो क्यों ना हम इस बात को कैसे स्वीकार कर लें कि वहाँ के मुस्लिम्स ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का भाग बने। सो पाकिस्तान का ये मानना था कि कश्मीर जो है ख़ास तौर पे वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पाकिस्तान का भाग, बिकॉज देर इज़ अ मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। लेकिन पाकिस्तान को भी ये बात समझ नहीं आती थी कि हर जगह का ना अपना एक रीजनल डायनामिक्स होता है। अब इसको ऐसे समझिए, कायदे से अगर आप देखेंगे सो देर आर मेनी मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड। जैसे इराक में भी आपको सबसे ज़्यादा संख्या में मुसलमान नज़र आएंगे, ईरान में नज़र आएंगे, इंडोनेशिया में नज़र आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि इराक, ईरान और इंडोनेशिया या कुवैत के जो लोग हैं वो एक ही तरह की सोच रखते हैं। ये सोचना कि किसी धर्म से एक मोनोलिथिक कम्युनिटी बन जाता है, बिल्कुल गलत बात है। सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। अगर धर्म ही हर तरह का मार्कर होता तो बांग्लादेश तो बनता ही नहीं। तो वही बात ये नहीं समझ पा रहे थे कि कश्मीर का रीजनल डायनामिक्स बहुत अलग था, और कश्मीर के लोग अपने आप के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल करते थे जो उनके कल्चरल मूरिंग्स को, उनकी सोच को, उनके खान पान को, उनके पहनावे को, उनके थॉट को दर्शाता था, और उस चीज़ का नाम था कश्मीरियत। ठीक है, एक सेंटिमेंट की तरह आप इसको समझ सकते हैं जो रीजन की यूनिक आइडेंटिटी और प्राइड को दर्शाता है। जैसे कश्मीर के अपने नेशनल पोएट भी हुआ करते थे। और इसी दौरान क्या होता है, वहाँ पे एक पॉपुलर मूवमेंट भी चला। इस पॉपुलर मूवमेंट को लीड किया था शेख अब्दुल्ला ने। आज के समय पे आप लोग फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का नाम सुनते होंगे। आप उन सबसे पहली कड़ी जो है वो शेख अब्दुल्ला की है, और उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इनका मानना था कि हम महाराजा को तो हटा देंगे, मतलब वो महाराजा हरी सिंह को हटाएंगे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का पार्ट हम नहीं बनना चाहते। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि आप यूँ समझ लीजिए कि शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के क्लोज फ्रेंड्स में से एक थे, और उनका मानना था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरह भी कश्मीर में भी जो चल रहा है वो स्ट्रांग मूवमेंट चलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे शेख अब्दुल्ला है और हमारे साथ बगल में खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू। ये एकदम आप समझ सकते हैं कश्मीर का एकदम डीप इनसाइड द कश्मीर की फ़ोटो है ये। तो ये उसका एक इशू है कि महाराजा कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तान कुछ और सोच रहा है, जगह के लोग कुछ और सोच रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान अपने बिलीफ में चल रहा है कि मुसलमान ज़्यादा तो हमारा ही सपोर्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया, ट्राइबल फोर्सेस को भेज दिया कि जाओ कश्मीर में जाके हमला करो और उस रीजन को कैप्चर कर लो। इससे लड़ने के लिए अब महाराजा हरी सिंह भले ही राजा हों, लेकिन सामने खड़ा है एक अब स्टेट जिसके पास अंग्रेज़ों द्वारा ट्रेन की गई आर्मी है। तो महाराजा हरी सिंह ने तुरंत क्या किया, इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट किया। अब हम भी तो नेशन स्टेट है ना, हम क्यों आपकी बात को माने, हम क्यों आपको बात को सपोर्ट करें? क्या हमारे मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ठीक है आप मिलिट्री असिस्टेंट मांग रहे हैं, अच्छी बात है, बट फॉर व्हाट, है ना, उसके पीछे आप हमें क्या देंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोवाइड अस? तो यहाँ पे इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे
सिर्फ और सिर्फ तब जब महाराजा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होगा, ये ऑफिशियली डिक्लेयर किए करेगा कि जम्मू और कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बनेगा। ये एक प्रॉपर कंडीशन उनको दे दी गई। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही इंडियन फोर्सेस आई उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ से हटा दिया, लेकिन चूंकि जब तक भारत पहुंचा तब तक काफ़ी ज़्यादा हिस्से के ऊपर पाकिस्तान का भी कंट्रोल हो गया था। तो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्टेट इज वाज स्टिल एंड इज स्टिल वाज एंड इज दोनों उस समय पर हो गया, और आज भी हमें दिखता है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। फाइनली क्या होता है कि यूएन के इन्वॉल्वमेंट को लेके जाते हैं, इंडिया जो है वो यूएन को अप्रोच करता है और अप्रैल 21 1948 को यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है। अब देखिए यहीं पे आपका सवाल बनेगा, एक सवाल बनेगा कि भाई कब हमला हुआ, दूसरा सवाल बनेगा कि यूएन का रेजोल्यूशन कब था और यूएन का रेजोल्यूशन बेसिकली था क्या। तो इसको सिंपल समझना है, यूएन का रेजोल्यूशन वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, क्या था ये, इट वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस। एंड इन दिस 3 स्टेप प्रोसेस सबसे पहला चीज क्या था, पाकिस्तान मस्ट विदड्रॉ ऑल नेशनल्स हु हैव एंटर्ड कश्मीर। मतलब वो तमाम पाकिस्तानी जो कश्मीर में घुसे हैं उन्हें वापस ले आएगा पाकिस्तान की, यू मस्ट विदड्रॉ इट। सेकेंड इज इंडिया टू ग्रेजुअली रिड्यूस द मिलिट्री प्रेजेंस वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कानून और शासन की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए एक क्रमिक रूप में ग्रेजुअल अप्रोच के साथ धीरे धीरे इंडिया क्या करेगा, अपनी सारी मिलिट्री को पीछे लेगा, वापस लेगा। एंड देन तीसरा, एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, जनता के बीच कुछ विकल्प दिए जाएंगे इम्पार्शियल कंडीशन में कि किसी का भी कोई दबाव ना हो, और फिर जनता निर्णय लेगी कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो कोई तीसरा ऑप्शन खोजना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, अब जैसे भी होता है 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर स्टेप 2 तभी होगा ना जब स्टेप 1 पहले हो जाए। जब पाकिस्तान वहां पे अपनी तरफ से आतंकवादी भेजता रहेगा तब तक हम स्टेप 2 पे तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो दिक्कत ये हुई, ड्यू टू लैक ऑफ पाकिस्तान विल अभी तक कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं हो पाया है। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला क्या बने, जम्मू और कश्मीर जो एरिया था उसके प्राइम मिनिस्टर घोषित किए गए। इंडिया ने आर्टिकल 370 के माध्यम से उस समय पर थोड़ी ऑटोनॉमी देते हुए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, और आर्टिकल 370 के बाद और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स 371 है ना, कुछ और भी आर्टिकल्स हैं। तो उसमें होता ये है कि इस सब तरीके से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दिया, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम और उनका बढ़ा दिया, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस दे दी, राज्य को अलग तरह से ट्रीटमेंट करने का एक पूरा का पूरा वायदा उन्होंने कर दिया। तो इससे क्या होता है, ऑटोनॉमी मिली, लेकिन महत्वपूर्ण जो शक्तियां थीं, जैसे मिलिट्री की जो पावर हुई, कम्युनिकेशंस की पावर हो गई, फॉरेन रिलेशंस की जहाँ तक बात हो गई, डिफेंस की जहाँ तक बात हो गई, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। मतलब जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना, लेकिन उस तरीके से नहीं बना जैसे बाकी स्टेट्स बने हुए थे। और फिर गवर्नमेंट का जो टाइटल है उस समय पर क्या किया गया कि गवर्नमेंट के जो उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे उन्हें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। आप बाद में चल के ये भी बदल गया। तो आर्टिकल 370 के माध्यम से इन चैलेंजेस को फेस करते हुए हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को अपने साथ विलय किया, उसको पास ले आए। यहीं से निकल के आता है एक बड़ा सवाल कि क्या जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक ऐसा राज्य था जो आज एक राज्य, आज यूनियन टेरिटरी है। ऐसे मान लीजिए, क्या जम्मू और कश्मीर ही सिर्फ एक ऐसा रीजन था जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया गया, या फिर जम्मू और कश्मीर के अलावा और कई सारे ऐसे रीजन्स थे जहां पे इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस किया गया होगा, है ना। वॉज इट ओनली द केस दैट इज यूनिक टू द कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और were there other regions as well, other princely states as well, which actually had similar conditions and which were tackled beautifully by the politicians at that time of, है ना, majorly when we talk about Sardar Vallabhbhai Patel or when we talk about Jawaharlal Nehru. So when we think about these questions, when we ponder over these questions, है ना, इन पे जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि it is not just Jammu and Kashmir. Apart from Jammu and Kashmir, there were other regions, other princely states as well.
एंड इसकी जड़ कहाँ है, वेयर आर द रूट कॉजेज बिहाइंड इट। जड़ें हैं आपका पूरा का पूरा ये आइडिया विच इज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। है क्या ये, देखिए जब आप आज़ादी से पहले के इंडिया के बारे में सोचते हैं, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस आइडिया ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, सो वी फाइंड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और वी आर टॉकिंग अबाउट सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब ये है क्या, देखिए इंडिया को उस टाइम पे क्या किया गया था, है ना, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इंडिया को दो जगह पे बांटा था मेनली। एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, पहला क्या था हमारे पास, वी हैड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये सबसे पहले थे। जैसे मान लीजिए एरियाज हुए, है ना, कुछ यूपी, आज का थोड़ा यूपी हो गया, थोड़ा बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इस तरह से कुछ कुछ एरियाज हैं, है ना। दूसरा क्या था हमारे पास, प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, देयर वर प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो यहां से क्या आएगा ना, दे माइट आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, सो इसको थोड़ा ना समझ लो, ये है क्या। देखो जब हम बात करते हैं गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को समझने की, तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे दे वर डायरेक्टली गवर्नड बाय द ब्रिटिश। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था। जैसे यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लीजिए, उनकी साथ में एक जुडिशियल पूरा का पूरा हायरार्की चल रही है जो ब्रिटिश नहीं बनाई है। मतलब अंग्रेज़ों का सीधा शासन है, ऐसे समझिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी इंटरमीडियरी अंग्रेज जो है वो शासन कर रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिंसली एस्टेट्स, तो उनके पास अंग्रेजों का शासन तो है ही, देयर इज पैरामाउंटसी और सुजरेनिटी है, ठीक है। तो पैरामाउंटसी नजर आएगी आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर, लेकिन जैसी हम सुजरेनिटी की बात करेंगे वो यहाँ पे ज्यादा नजर आती है, पैरामाउंटसी के साथ चल रही है। अब देखिए सुजरेनिटी क्या है मुख्यतः, देखिए एक होता है सॉवरेनिटी होना, मतलब आप फुल आज़ाद हैं, आपके ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का या किसी और नेशन स्टेट का, किसी और स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। बट व्हेन यू आर नॉट सॉवरन, रादर योर सिचुएशन इज ऑफ सुजरेनिटी, है ना। अगर मान लीजिए दोनों को मिला देते हैं यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट सुजरेनिटी को इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। सुजरेनिटी का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है इंटरनल मैटर्स में। जैसे अपने प्रिंसली स्टेट में कोतवाली में कौन कौन होगा, प्रिंसली स्टेट में ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन होगा, यहाँ पे हो सकता है राजा साहब थोड़ा खुद डिसीजन लेते हो, बट आप रहेंगे अंग्रेज के अंडर ही, है ना। इसे ही बोलते हैं सुजरेनिटी। मतलब क्या है, सम कंट्रोल ओवर इंटरनल अफेयर्स प्रोवाइडेड दे एक्नॉलेज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, कि उनको मानना होगा कि हम किसकी सिरपरस्ती में काम कर रहे हैं, अंडर हुज अथॉरिटी आर वी वर्किंग एज किंग्स, तो हम ब्रिटिश क्राउन के सिरपरस्ती में काम कर रहे हैं और हम उनके दरबार के तहत रहते हैं। लेकिन हाँ, इंटरनली फिर ब्रिटिश हमें इजाज़त दे रहे हैं कि हम अपने हिसाब से रूल कर सकें, है ना। आप चाहे आप चले जाइए जयपुर का सिटी पैलेस देख लीजिए, या मान लीजिए आप लोग जाके जोधपुर चले जाएं, या किसी भी देश में कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स थे, अंग्रेज उनको राजा बना के यहाँ गए हुए थे। या इवन फॉर दैट मैटर बहुत ही फेमस फेमस लोग हैं जो आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, कुछ एक्टर्स हैं, तो उनको स्टैब्लिश दरअसल ब्रिटिश नहीं किया था। और ये क्यों ज़रूरी है, वाई नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, बिकॉज जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आज का इंडिया आपको, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा क्लास के लास्ट में, आज का इंडिया आपको अलग नज़र आता है। बट वो यू गो बैक अ बिट, है ना, थोड़ा सा टाइम पीरियड में चले जाइए पीछे, तो आपको ये पता लगेगा कि पूरा ब्रिटिश इंडिया का 1/3 लैंड एरिया, ठीक है, यानी 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस वॉज लिविंग अंडर अ प्रिंसली रूल। मतलब कि ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का प्रिंसली स्टेट के अंदर था, यानी वहां पे कोई ना कोई राजा था जो शासन अपना करता था। और जैसे जैसे आज़ादी नज़दीक आई, वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारा पैरामाउंटसी नहीं है, और चूंकि हमारा पैरामाउंटसी अब नहीं रहा, हम सबसे सुपीरियर नहीं है इस रीजन में, तो हम कैसे किसी प्रिंसली स्टेट को बोलें कि अब आप हमारे अंडर काम
कर रहे हैं। सो ब्रिटिश पैरामाउंसी वहीं से एंड हो गई, और जैसे ही वो एंड हुई तभी सबसे पहला सवाल बन गया अब कि ये प्रिंसली एस्टेट फिर किसके प्रोटेक्शन में रहेंगे। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, तो अब ये क्या करना चाहते हैं। तो यहीं पर क्या किया गया, इन प्रिंसली एस्टेट्स को ऑप्शन दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था कि आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इंडिया नहीं ज्वाइन करना है, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरा ऑप्शन दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट रहिए। और ये डिसीजन लेने का अधिकार यहीं पे पूरा का पूरा जो है ना, इसको बोलते हैं लोचा है। ये डिसीजन लेने का अधिकार रूलर्स को दिया गया, ना कि जनता को। मतलब महाराजा हरि सिंह ये डिसाइड करेंगे कि जम्मू और कश्मीर का क्या होगा। जूनागढ़ के जो महाराजा हैं वो डिसाइड करेंगे कि जूनागढ़ का क्या होगा। जोधपुर, जयपुर, ये जितने आपके पास दिखते हैं पैलेस राजस्थान के आज, वो डिसाइड करेंगे कि उनका क्या होगा। ग्वालियर के महाराजा डिसाइड करेंगे कि उनके प्रिंसली स्टेट का क्या होगा। भले ही वहाँ की जनता जो भी सोचती हो, भले ही जनता की राय या उसकी समझ अपने हिसाब से जो भी हो, उनका कोई इस डिसीजन में लेना देना या अथॉरिटी नहीं होगा। और ये कितने थे, नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स। और ये लीगली क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे जैसे ही आज़ाद होंगे। और फिर ये डिसीजन लेंगे कि आज़ाद ही रहना है, इंडिया ज्वाइन करना है या पाकिस्तान ज्वाइन करना है। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया। बड़ा सवाल क्या था कि अगर ये 565 में, चलो 565 ना सही, 500 भी या 100 भी या 200 भी अगर ये डिसाइड करते हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, तो इंडिया तो बचा ही नहीं ना। इंडिया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, लैंड में गैप आ जाएगा। मान लीजिए अगर जम्मू का और कश्मीर मान लीजिए डिसीजन लेता कि हम अलग रहेंगे, हैं, इसी तरह मान लीजिए अवध के स्तर पर अलग डिसीजन आ जाता, दिल्ली के आसपास के प्रिंसेस अलग डिसीजन ले लेते, लेकिन दिल्ली बोलते कि हम इंडिया का पार्ट होंगे, है ना। राजस्थान में 10 बोलते कि अलग रहेंगे, 10 बोलते इंडिया का पार्ट होंगे, तो वो कैसा देश बनता। वो बड़ा ही टुकड़ों में विखंडित या बैल्कनाइज देश होता। तो एक सबसे बड़ा खतरा आ गया कि हमारी यूनिटी पे सवाल उठ गया कि अगर इस सिचुएशन को टैकल नहीं किया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम्स जो है तुरंत पैदा हुई। कैसे पैदा हुई, एक तो आपने देख ही लिया कश्मीर में हुआ, साथ ही साथ क्या होता है, ट्रेवनकोर के राजा ने बोला कि वो भी जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। हैदराबाद के निज़ाम ने बोला कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ तक कि भोपाल के भी जो राजा थे, जो रूलर थे, वो नवाब फैमिली जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनने में भी काफ़ी रिलक्टेंसी दिखा रहे थे। और फिर ये सबसे बड़ा सवाल था कि जो प्रिंसली स्टेट में डेमोक्रेसी होगा उसके चांसेस और कम हो गए, वो तो फर्जी लोकतंत्र चलेगा। प्रिंसली स्टेट को इसलिए पास लाना जरूरी था कि ब्यूरोक्रेसी को भी आपको डेमोक्रेटाइज करना था, कि भाई जो लोग वहाँ पे सिविल सर्विसेज का पार्ट बनेंगे वो क्यों राजा चुनेगा, जनता को मेरिट के हिसाब से चुनना चाहिए, सबके पास वोटिंग का राइट होना चाहिए। डिसीजन में गवर्नेंस अगर डेमोक्रेटिक करना है तो लोगों के पास शक्ति जानी चाहिए। तो पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट का जो एजेंडा था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना है, वो जियोपेडाइज या उसके ऊपर बहुत बड़े घनघोर काले बादल छा गए थे। तो इसीलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए हम लोग इस तरह के डिवीजन को नहीं मानते। मतलब कि गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो ये स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप अगर उनको बहुत ताकतें दे देंगे तो हम इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। माउंटबेटन प्लान जो लाया गया कि जिसमें प्रिंसली स्टेट को फ्रीली बोला गया, उसको चैलेंज किया गया कि माउंटबेटन प्लान को कैसे टैकल करना है। इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठ के चिंतन करने लग गए। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की रोल निभाया कि कैसे हम, है ना, इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या करना होगा, नेगोशिएट करना होगा कि माउंटबेटन प्लान में जो सबसे खतरनाक चीज है वो एक रियल पॉसिबिलिटी ना बन जाए। मतलब दैट इंडिया शुड नॉट गेट बैल्कनाइज्ड, है ना। और पाकिस्तान में जीना भी यही चाह रहे थे, अपना तो बना ही चुके थे, और इंडिया में जो बचा है उसको बैल्कनाइज कर दो। वो यहाँ के राजाओं से ही बातचीत कर रहे थे कि आपको ये सपोर्ट दे देंगे, आपको ये सपोर्ट दे देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहीं पे सवाल उठता है कि नेगोशिएशन कैसा था। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, लगभग ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली स्टेट्स को वो इंडियन यूनियन में ले आए थ्रू डिप्लोमेसी एंड परसुएशन। और उसमें कई लेवल के नेगोशिएशंस हुए। आर्टिकल 370 सिर्फ एक एग्जांपल है।
इसके अलावा और भी नेगोशिएशंस हुए जिसकी वजह से आज का जो ये इंडिया है वो बन पाया। इसीलिए आप कहते हैं ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाया गया है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया है। अब आप समझिए कि ये डाइवर्सिटी क्या है। आज के टाइम पे आप देखें तो आपको एग्जाम्पल पता लगेगा। मान लीजिए आज के ओडिशा को हम देखें तो वो एक स्टेट है, लेकिन उस समय उसमें कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 26। मान लीजिए अगर हम आज के गुजरात का एक रीजन है सौराष्ट्र, बड़ा छोटा सा रीजन है, उसका अगर देखें तो वहां पे 14 लार्ज प्रिंसली स्टेट्स थे और 119 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब क्या पता लगा कि हमें आज एक स्टेट नजर आता है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोचिए कितने प्रिंसली स्टेट्स रहे होंगे, और अगर ये सब ये डिसीजन लेते कि हम आज़ाद रहना चाहते तो इंडिया आज का बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। तो इसी कड़ी में कई सारे कंसिडरेशंस जो हैं जिसके माध्यम से ये परसुएशन काम किया। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला उन्होंने कहा कि हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे? सबसे पहला हम ध्यान देंगे कि क्या वहाँ के लोग चाहते हैं इंडिया से जुड़ना। अगर वो चाहते हैं तो हम लोग जाके एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरा, हम ये कहेंगे कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी आपको मिल जाएगी, जैसे प्रिवी पर्सेस उन्हें भत्ते दी जाते थे, तो वो एक खास तरह का परसुएशन था। तीसरा था टेरिटोरियल कंसोलिडेशन। मतलब क्या था कि ये क्लियर कट बता देना होगा कि पार्टीशन के बाद अब इंडिया का एकजुट रखना ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, तो इसको भी एक फैक्टर की तरह दिखाना है। और हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 आते आते सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बैकड्रॉप में विद जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, लगभग पीसफुल नेगोशिएशन से सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रिंसली स्टेट्स को वो इंडिया का पार्ट बनाने में सफल हो गए थे जो इस तरफ पड़ रहे थे। और ज्यादातर राजाओं ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जरूर थे जहां पे चैलेंज मौजूद था, जैसे कि एक के बारे में आपने जाना, वो है जम्मू और कश्मीर। साथ ही साथ आपको और देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, है ना, इन सब में बहुत चैलेंजेस थे। जूनागढ़ के मुद्दे को थ्रू प्लेबिसाइट सॉल्व कराया गया, जिसमें ये दिखा दिया गया कि जनता चाहती है कि वो इंडिया का पार्ट बने। अब आते हैं हैदराबाद के इशू पर। एक हैदराबाद समझना है और एक मणिपुर भी हम लोग आज कवर करेंगे। हैदराबाद क्या था? हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। अगर मान लीजिए यहाँ सवाल आ गया तो आपका आंसर क्लियर कट होना चाहिए कि विच प्रिंसली स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, दैट इज द हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। और उसके चारों तरफ इंडियन टेरिटरी थी। कैसी थी? आज का महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये तीन घेरा हुआ था हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट को। वहाँ जो रूलर थे उन्हें निज़ाम के नाम से जाना जाता था, और निज़ाम भारत में सबसे अमीर इंडिविजुअल्स में से एक थे। साथ में ग्लोबली भी माना जाता था कि वो बहुत अमीर इंसान है। निज़ाम का ये एम था उनका कि हैदराबाद क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया। यहाँ से आपका दूसरा सवाल बनेगा, जिससे क्या हुआ कि जो डिसीजन लेना था वो एक साल के लिए थोड़ा सा टल गया। अब इस एक साल में वो ये चाह रहे थे कि माहौल ऐसा बना दूंगा कि मैं एक अलग रजवाड़ा अपना चलाता रहूंगा। मेन एजेंडा उनका यही था। धीरे धीरे क्या होता है, उस पूरे हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में पॉपुलर मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग सड़क पर उतरते हैं इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि ग्रोइंग मूवमेंट हुआ, जैसे तेलंगाना रीजन में क्या हुआ, जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। महिलाएं जो थीं वो उस मूवमेंट में घिर के आई पूरा। उन्होंने कहा कि नहीं, निज़ाम का शासन बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है, वी नीड टू हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस चक्कर में क्या हुआ, हैदराबाद जो शहर है वहाँ पे इतना अपराइजिंग हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे जुड़ गई। कम्युनिस्ट भी वहाँ पे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उन्होंने चार्ज लेना शुरू किया, लीडिंग चार्ज टू लीड द मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। देन व्हाट हैपेंड कि निज़ाम ने उतनी ही ब्रुटैलिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया। देखो, राजा राजा होता है, राजा के दिमाग में कोई डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता नहीं है, चाहे राजा कितना भी कुछ बोल दे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। व्हाई? बिकॉज द आइडिया ऑफ पावर इज सच, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये पॉलिटिकल साइंस में अक्सर बोला जाता है। लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है कि पावर जो है ना वो करप्ट हो ही जाएगी, और जिस किसी के भी हाथ में आप एब्सोल्यूट पावर देंगे तो वो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएगी। तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी रिटेलिएशन में क्या किया, उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसे अनलीश कर दिया, मतलब छोड़ दिया। रजाकार नाम से था, और ये जाने जाते थे ब्रुटैलिटीज़ के लिए, जिसमें मर्डर, रेप, लूटिंग
है ना, ये सब शामिल था। तो उन्होंने रजाकारों को छोड़ दिया। जब छोड़ा तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने देखा कि अरे ये तो माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, और उन्होंने तुरंत क्या किया, एक एक्शन लिया। सितंबर आते आते, है ना, सितंबर 1948 आते आते इंडियन आर्मी, मतलब दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी में से एक, इंडियन आर्मी और निज़ाम की आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। भाई जब हमारे सामने पाकिस्तान नहीं टिक पाया तो आप क्या चीज़ हैं। फाइनली क्या होता है, इंडियन आर्मी के सामने हैदराबाद की आर्मी ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद को फाइनली इंडिया का पार्ट बनाया गया। देखिए ये आपको निज़ाम नज़र आ रहे होंगे, हेयर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह हैदराबाद जो है इंडिया का पार्ट बना। ऐसी एक कहानी मणिपुर की भी है। मणिपुर में भी क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, और वहाँ पर भी जो महाराज थे बोधचंद्र सिंह, है ना, उन्होंने क्या किया, बिफोर इंडिपेंडेंस, हल्का सा बस जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। दिस इज जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा बोधचंद्र सिंह। और मणिपुर के बारे में आपका एक सवाल पक्का ये बन सकता है कि जून 1948 का एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये याद रखिएगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, और ये पूछा भी गया है, फिर से अगर पूछ लिया जाता है कि विच रीजन इन इंडिया वॉज द फर्स्ट वन टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो आपका आंसर होना चाहिए मणिपुर। और फिर मणिपुर की असेंबली में भी दिखता है कि बड़ा डिवीजन था, लेकिन कांग्रेस जो थी वो जाहिर सी बात है इस फेवर में थी कि इंडिया के साथ जुड़ा जाए, और अंत में सितंबर 1949 आते आते फुल मर्जर एग्रीमेंट जो है वो किया गया और मणिपुर ऑफिशियली इंडियन यूनियन का पार्ट बना। तो इनिशियली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने किया था प्रॉपर, जिससे इंटरनल ऑटोनॉमी थोड़ा सा बना दिया गया, लेकिन जनता जो है वो सपोर्ट में थी फुल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के। पॉपुलर प्रेशर में इनको 1948 में इलेक्शन भी कराने पड़े। हालांकि 1949 सितंबर का आते आते मणिपुर ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ये एक पोस्टर है, यहाँ पर भी सवाल आया हुआ है, इससे भी, है ना, ध्यान रखिएगा, फोटोज आपको मिस नहीं करना है। देखिए ये किस नेता की फोटो है ना? यहाँ राजा साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, जनता है राज्य की, है ना, स्टेट्स पीपल आर हेयर, उनके दबा के उनके ऊपर एक राजवाड़ा पे राजा जी बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कह रहे हैं, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दीज दैट विल डू। मतलब आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप राजा बन के बैठे रहिए, खुश रहिए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सो फंडामेंटली यू मस्ट गिव मी द एक्सटर्नल अफेयर्स, यू मस्ट गिव मी डिफेंस, यू मस्ट गिव मी कम्युनिकेशन, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं रहेंगी, वो इंडियन यूनियन के हाथ में रहेगा। जैसे कि आप हमें एक्सटर्नल अफेयर्स दे दीजिए, विदेशी राजाओं से, विदेशी देशों से कैसे बातें करनी है वो हम जानेंगे। आप हमें डिफेंस दीजिए, आपकी अपनी सेना नहीं होगी, सेना सिर्फ और सिर्फ इंडिया की होगी, है ना, भारत की सेना, डिफेंस हमारे पास रहेगा। आप कम्युनिकेशन नेटवर्क्स खुद नहीं चलाएंगे कि राजा जी अपनी ट्रेन चला रहे हैं पाकिस्तान तक। रामपुर के नवाब तो ये भी किए हुए थे कि जिसको पाकिस्तान जाना है उनका अपना स्टेशन भी था, आज भी है मौजूद वहाँ पे, पुराना एक खंडहर टाइप ट्रेन आज भी खड़ी है। तो कम्युनिकेशंस जो है वो हमारे पास रहेगा। बाकी आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो आप रख लीजिए। तो ये पोस्टर जो है इस पे सवाल आया हुआ है, याद रखिएगा। आपके इस तरह के फोटोज़ और पोस्टर पे सवाल आते हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया इंडिपेंडेंस तक का एक प्रमुख सवाल जिस पे हमें सोचना था। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। जब मैं पिछली क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहेंगे तो आपको पता लगता है ना कि हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, नंबर वन। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बट यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं, सो देर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड विद लैंग्वेज कम्स कल्चर। अब जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे तो उनका आइडिया डेमोक्रेटिक तो था ही नहीं। दे हैड डिवाइडेड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कौन से मेथड से डिवाइड किया जाए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छे से चल पाए। एट द सेम टाइम देयर वाज अ नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में ये बात क्लियर कट बताई जा रही थी कि हमारा एजेंडा क्लियर है, हम लोगों का शासन चाहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चाहते हैं। और उसी में एक बहुत बड़ा डिमांड था कि वी मस्ट हैव लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हमें किस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन करना है?
वी मस्ट मूव फॉरवर्ड विद द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और ये क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही व्हेन कांग्रेस पार्टी मेड द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, तो वो भी क्या था, लिंग्विस्टिक जोन्स पे हुआ था 1920 के नागपुर सेशन में। यहाँ से आपका अगला सवाल बनेगा, मतलब क्या है, 1920s आते आते कांग्रेस ने प्रोविंशियल कमिटीज बनाई एंड इन द 1920 नागपुर सेशन दे टॉक्ड अबाउट द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आज़ाद हम हो गए तो एक बहुत बड़ा इशू हुआ। इशू क्या था कि अगर हमने इसी तरह से देश को बांटना शुरू किया तो अभी हमने पार्टीशन झेला है, पार्टीशन हुआ धर्म के नाम पे, उसके बाद नया पार्टीशन शुरू हो जाएगा लैंग्वेज के नाम पर। ये एक बहुत बड़ा डर था। देन सेंट्रल लीडरशिप का ये भी मानना था कि सबसे पहले तो हमें ये भी देखना है ना कि प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो वायदा हमने किया नेशनल मूवमेंट के टाइम पर कि वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, हम उसे कैसे फुलफिल करेंगे व्हेन वी हैव ऑलरेडी फेस्ड द इशू ऑफ कम्युनल पार्टीशन, है ना। एक तो हमने ये फेस किया है, दूसरा व्हेन वी नो कि अभी प्रिंसली स्टेट्स का मैटर ही सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हाउ कैन वी फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो थोड़ा सा ना इसमें डीले होने लगा, मतलब 1947 के बाद ये काम तुरंत नहीं हो पाया। अब सारा मुद्दा यही घूम गया। धीरे धीरे क्या होता है, अब हर कोई इस बात को थोड़ी समझ रहा है। सपोज टुमारो यू बिकम लेट्स से अ ब्यूरोक्रेट, मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो ऐसी कई सारी बातें होंगे जो आप समझ रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाकी जनता समझ पा रही हो। तो कुछ वैसा ही हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने एकदम डिमांड को शुरू करना या पुट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए, अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज बेस्ड स्टेट चाहिए। जैसे मान लीजिए मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने बोला कि यहाँ पे अपना अलग स्टेट होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा मूवमेंट पैदा हुआ जिसे हम बोलते हैं विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था, इट वाज अ मूवमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और फिर वो पूरा का पूरा उस आंध्रा मूवमेंट में तब्दील हुआ उस रीजन में, और आप जानते हैं आज के टाइम पे वही जगह पे बना आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा अलग होना चाहिए, विशाल आंध्रा मूवमेंट था और ये शुरू होता है। इसमें एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामलू, ठीक है। सो पोट्टी श्रीरामलू ने क्या किया, उन्होंने फास्ट किया। कांग्रेसी थे, गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, और लगभग 56 दिनों तक उनका फास्ट चला और वो मर गए। जैसे उनकी मृत्यु हुई, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर फैला, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने क्या किया, रिजाइन कर दिया आउट ऑफ द प्रेशर। कुछ लोग पुलिस के एक्शन में मारे गए, और फाइनली दिसंबर 1952 में फॉलोइंग द अनरेस्ट एंड पब्लिक प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाएंगे। सो ये जो नाम है पोट्टी श्रीरामलू या पी श्रीरामलू, नाम याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ नाम है। ये सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, है ना, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये सबसे पहला मूवमेंट हमें नजर आता है विच वाज अबाउट द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सो 1952 और उससे पहले विशाल आंध्रा movement. Pre Sriramalu was a very big leader on the basis of his participation and his fast कि हमें आज के समय पे आंध्र प्रदेश नजर आता है। However, आंध्र प्रदेश was not the end, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये डिमांड तो पहले से ही है, 1920s में ही डिमांड आ चुकी है। सो आंध्र प्रदेश वॉज नॉट द एंड, रादर आंध्र प्रदेश वॉज द बिगिनिंग, है ना। जैसे मान लीजिए एक चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चेन रिएक्शन होता है, तो एक चेन रिएक्शन की तरह काम किया कि आंध्र प्रदेश से जो मूवमेंट हुआ, जो स्पार्क निकला, उसने इंडिया के बाकी रीजन्स में भी इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। दैट इज वाई 1952 में हमें दिखता है ना, सी हेयर इन 1952 वी फाइंड कि आंध्र प्रदेश बन गया है, एंड इन 1953 वी फॉरगेट द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस कमीशन का मेन काम क्या था, इनका मेन काम था कि जो ये राज्य बने हैं, जो हमारे पास पहले से हैं, और जो नए राज्यों की डिमांड आ रही है, कैसे इन राज्यों को बनाया जाए, कैसे बाउंड्रीज को फिर से रीड्रॉ किया जाए। और उनका मेन एजेंडा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स कैसे बने, इसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। देन फाइनली दिस एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, इन द ईयर 1956, और उस समय इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। हालांकि कुछ लीडर्स, और खास तौर पे मैं कहूंगा एक लीडर जवाहरलाल नेहरू, साथ ही साथ
there was Dr. B.R. Ambedkar as well. They both finally realized कि लैंग्वेज के नाम पर एक तरफ कास्ट इक्वेशन काम कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ रिलीजियस इक्वेशन काम कर रहा है। जैसे कि लैंग्वेज के नाम पर कर्नाटका में अलग चीज़ चल रही है, महाराष्ट्र में अलग चीज़ चल रही है, गुजरात में अलग चीज़ चल रही है, पंजाब में अलग चीज़ चल रही है। तो हमें दिखता है कि वो लैंग्वेज है, बट इट इज़ नॉट लैंग्वेज दैट इज़ वर्किंग। रादर इन प्लेस ऑफ लैंग्वेज देर इज कास्ट एंड रिलीजन क्वेश्चन कमिंग इन। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया कि ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि इस डिमांड को थोड़ा सा समझना भी चाहिए। उनका ये भी मानना था कि डिमांड जब आप केवल लैंग्वेज के बेस पे कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब जनता इसको की अच्छी डिमांड है, जनता के हिसाब से काम हो रहा है, देयर इज नोथिंग रॉन्ग इन इट। बट इफ यू आर ओनली थिंकिंग दिस इज कमिंग फ्रॉम लिंग्विस्टिक बेसिस देन यू आर परहैप्स मिस्टेकन, आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे लीडरशिप जो है वो समझना शुरू करती है कि हमें और भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना है ना। जैसे मान लीजिए इसके प्रोज एंड कॉन्स, इस तरह के फीचर्स से बात हुआ। तो इनिशियल कंसर्न क्या था कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए तो हो सकता है सेपरेटिज्म की भावना पनप पड़े। अभी कॉमनल झेल रहे थे इंडिया पाकिस्तान, अब लिंग्विस्टिक झेलेंगे। देखिए, और ये मैटर और ये कंसर्न ज़रूरी है कि इसको समझें। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लैंग्वेज के बेस पे भी देश बढ़ सकता है, देन बांग्लादेश बनता ही नहीं, है ना। पाकिस्तान तो रिलीजन के बेस पे बना था, तो फिर क्यों बांग्लादेश बन गया। तो एक सवाल हमें खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या इनका डर खराब था या सही था। डर बिल्कुल सही था, एक वरी था कि हो सकता है यहाँ पे सेपरेटिज्म आ जाए। लेकिन माउंटिंग पब्लिक प्रेशर रहा तो उसके बाद क्या कहा, गवर्नमेंट ने सोचा कि चूंकि हम अंग्रेज़ों की तरह शासन नहीं करना चाहते, वी बिलीव इन इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, तो हमें ये पब्लिक डिमांड के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच दिखाना चाहिए। अब इसने किया क्या, सबसे पहला इस लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ने इंडियन पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, नंबर वन, पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा डाइवर्स बन गया। मतलब अब इंग्लिश स्पीकिंग एलीट का बोलबाला ख़त्म हो गया, जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनका भी राजनीति में पहुंच है, जो लोग मान लीजिए मराठी बोलते हैं उनकी भी राजनीति में पहुंच है, जो लोग कन्नड़ बोलते हैं उनकी भी राजनीति में पहुंच है ना। इस तरीके से एक एलीट पॉलिटिक्स की जगह हमारे पास इंक्लूसिव पॉलिटिक्स शुरू हो गया। दूसरा, स्टेट्स कैसे बनेंगे इंडिया में, इसका एक अच्छा फैक्टर मिल गया कि इंडिया में स्टेट बनेगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखा जाएगा बट लिंग्विस्टिक आधार रहेगा। तो उससे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट हुआ कि इंडिया यूनाइटेड है और इंडिया में स्टेट इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तो ये जो डर था ना, ये उल्टा पड़ गया, बल्कि इसका ऑपोजिट होने लगा कि ये हमारे यूनिटी में ही काम करने लगा। दूसरा, इसने ये भी दर्शाया कि इंडिया किसके लिए कमिटेड है, इंडिया इज कमिटेड टू डाइवर्सिटी, यानी वी बिलीव इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, वी बिलीव इन फुलफिलिंग द इलेक्टोरल डिमांड्स एंड पॉपुलर डिमांड्स एज वेल। तो ये दो चीज़ें इसका सबसे बड़ा जो है वो एक फीचर हमें नज़र आता है। हाउएवर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे जब भी आप बात करेंगे तो आपको आगे की बात भी करनी है। जैसे मान लीजिए बॉम्बे एक बाइलिंगुअल स्टेट की था जिसमें गुजराती और मराठी स्पीकर्स थे, तो कैसे आप बॉम्बे को देखेंगे। ऐसी एक सवाल पुणे के बारे में था, ऐसी एक सवाल अहमदाबाद के बारे में था, लेकिन फाइनली क्या होता है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बना दिया जाता है और बॉम्बे आप सब जानते हैं वो महाराष्ट्र का पार्ट बना। इसी तरह पंजाब में रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, पंजाबी स्पीकिंग ग्रुप और हिंदी स्पीकिंग ग्रुप, इनको बांटा गया और हमें क्या क्या नज़र आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। मतलब जो होशियारपुर का एरिया हुआ, हिंदी स्पीकिंग एरिया हुआ, थोड़ा सा वो हरियाणा की तरफ निकला, थोड़ा पंजाब की तरफ निकला और फाइनली उसको भी बांट के हिमाचल प्रदेश को अलग बनाया गया। तो हमें ये दिखता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो आंध्र प्रदेश से चीज़ शुरू हुई, द थिंग विच स्टार्टेड फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इट वाज ग्रेजुअली पुश्ड फॉरवर्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा आगे और समझना चाहें तो सी हाउ वी गॉट, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, सो इट स्टार्टेड इन 1972। सबसे पहले हमें नजर आता है मेघालय बना। कहाँ से बना, आसाम से निकाला गया उसको। लेटर ऑन मणिपुर और त्रिपुरा को भी अपना स्टेटहुड मिला। देन फाइनली वी सी कि मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश दे बिकेम स्टेट्स इन 1987 और नागालैंड को 1963 में स्टेटहुड मिला था। तो हमें ये नजर आता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक डिवीजन प्लस सम अदर कंसिडरेशंस, जो चीज 1952 में स्टार्ट हुई,
द थिंग विच स्टार्टेड 1952, it gradually pushed forward and new states were created. However, always remember, it was not just the language. Rather, apart from language, new considerations also caved in. For example, अगर हम देखें 2000 की बात हम करें तो हमें ये नज़र आता है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज नहीं था, लैंग्वेज के अलावा कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अपने आप में अंदरूनी रखना, आइडेंटिटी बेस्ड डाइवर्सिटी को आधार बनाकर ये नए स्टेट्स बनाए गए। जैसे उत्तराखंड में एकदम उत्तर प्रदेश से अलग कल्चरल मूविंग्स को दिखाया गया, झारखंड में दिखाया गया इट्स अ ट्राइबल लैंड, ये अलग होना चाहिए, राइट। और रीसेंट डेवलपमेंट हमें दिखता है कि तेलंगाना बना है, साथ में आज के टाइम पे आप डिमांड देखें ना, जून 2014 टू तेलंगाना बना, प्लस अगर आप देखें तो अभी डिमांड क्या क्या चल रही है, नए की बात हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स की खबर आती है। देन हिमाचल, ये उत्तर प्रदेश में ही एक डिमांड चल रहा है हरित प्रदेश का, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। देन नॉर्थ बंगाल में अलग चल रहा है, गोरखालैंड की बात की जा रही है। बुंदेलखंड के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा सेपरेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये कहानी रुक गई है। अभी देखिए आगे 10 साल जब बढ़ेंगे, हम 15 साल आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और स्टेट्स हमें नज़र आएंगे। देन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस। ये कुछ मैप्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर हम देखें इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, जो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ से कई सवाल बनेंगे आपके, ठीक है, मेनी क्वेश्चंस कुड कम, ठीक है, ये याद रखिएगा, कई सारे सवाल यहाँ से आ सकते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए मैप कैसे पढ़ा है। जैसे देखिए, अगर बाद में ये पाकिस्तान बन गया तो इसको हटा देते हैं हम लोग, इस तरफ का एरिया, ये पंजाब का मेजर एरिया, सी पंजाब का मेजर पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया था, इवन पार्ट ऑफ बंगाल। ना सी जो येलोइश दिख रहा है दैट इज ब्रिटिश इंडिया, और जो ब्लू दिख रहा है दैट इज द प्रिंसली स्टेट एरिया। नाउ व्हाट आर द प्रिंसली स्टेट्स? वी हैव जम्मू एंड कश्मीर हेयर, ठीक है, ये एरिया आप देखिए यहाँ पे नजर आएगा आपको प्रिंसली स्टेट, रामपुर एक प्रिंसली स्टेट नजर आ रहा है। देन ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, गुजरात, राजपुताना, ग्वालियर, है ना, हैदराबाद, मैसूर, हैदराबाद ही कितना बड़ा है ये स्टेट पूरा। मणिपुर प्रिंसली स्टेट नज़र आ रहा है, त्रिपुरा आपको नजर आएगा प्रिंसली स्टेट, खासी स्टेट्स हैं, ठीक है, कूच बिहार पूरा का पूरा एरिया है। देन वी हैव दिस मद्रास स्टेट, है ना, सिलोन का पूरा श्रीलंका के नीचे बगल में देखिए मद्रास स्टेट दो जगह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें दिखता है कि कितने सारे कोल्हापुर एंड डेक्कन स्टेट्स हैं, बड़ौदा स्टेट है, जूनागढ़ स्टेट है, स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो बहुत सारे छोटे स्टेट्स थे। और जब आप इसमें देखेंगे ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस पे डायरेक्ट कंट्रोल था, सो वी फाइंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये अवध का पूरा एरिया उस समय पर रहा। देन हमें दिखता है बिहार, बंगाल, असम, हमें नज़र आता है सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, है ना, आप मद्रास का पूरा ये बड़ा सा प्रोविंस यहाँ देख सकते हैं। सो आप सोचिए कि अगर ये जितने ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, अगर ये वाकई डिसीजन लेते कि हम लोग इंडिया के साथ नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, और खाली इंडिया के भाग में मौजूद ब्रिटिश प्रोविंसेस को ही इंडिया का भाग बनाया जाता, तो इंडिया कितना अजीब सा होता ना, टुकड़ों में बटा हुआ, है ना, यूनाइटेड तो रह ही नहीं पाता, बल्कि ये स्टेट्स तो अपने हिसाब से ही अपना देश चला लेते। तो ये समझना ज़रूरी है कि कैसे इन पूरे स्टेट्स को एक साथ लाया गया होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर इस पे मैं इफ़ आई यूज़ दिस पेन तो आप लोगों को प्रॉपर बाउंड्री दिखा पाऊंगा। ये देखिए कितना मुश्किल रहा होगा एक तरीके से इंडिया को बनाना, है ना, जो अभी ये हमें दिखता है पूरा। देखिए ये आज का इंडिया हमें नज़र आता है, हाँ? ये इंडिया है ना। तो उस टाइम का इंडिया कैसा होता? उस टाइम का इंडिया कुछ ऐसा होता अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रीजन्स को ही इंडिया का भाग बनाया जाता, है ना। मान लीजिए ये सब एरियाज नहीं बनते, तो जहाँ जहाँ ये रेड बाउंड्री है ना, येलो के इधर इधर, यही पार्ट इंडिया का पार्ट बनता। बाकी सब में क्या होता, कोई ना कोई प्रिंसली राजा जो है वो अपना रजवाड़ा चला रहा होता और बड़ा खुश होता ये बोल बोल के कि अरे देखो मैंने अपना राजा, अपना शासन बचा लिया, है ना। सोचिए कितना अजीब लगता, किस तरह का इंडिया हमें नज़र आता। ये देखिए ये सब सिर्फ इंडिया होता, बाकी ये सब क्या होता, अलग अलग स्टेट्स ये बन गए। तो एक ये मैप मैं चाह रहा था कि आप लोग देखें। द सेकेंड मैप इज समथिंग, नाउ थिंक अबाउट द कंपैरिजन, दिस इज इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। सो यू डोंट फाइंड ना आज के टाइम के बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको मिटाऊं, सो मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पर
properly, are you able to locate, let's say, Karnataka? Are you able to locate, let's say, Andhra Pradesh, Telangana, है ना, और केरला, और फॉर दैट मैटर आर यू एबल टू लोकेट महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, क्या उड़ीसा आपको नजर आ रहा है, झारखंड नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा होगा. एंड द मोमेंट यू सी दिस मैप, now this is the new organization, this is what is known as the linguistic organization of the states. ये आफ्टर 1961 इंडिया का जो मैप बन के आया, बाद में यहाँ पे झारखंड बन गया, इधर छत्तीसगढ़ बना, राइट, हेयर वी गॉट द उत्तराखंड एरिया, है ना. तो इस तरीके से भी हमें समझना चाहिए कि कैसे कैसे एरिया जो है वो बटा है. ऑलराइट, सो वी आर फाइंडिंग कि हमें किस तरीके से न्यू स्टेट्स हमारे कैसे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, राइट. सो ये आपको ध्यान रखना है कि मैप के थ्रू आपको ये पता लगता है कि अगर आप यहाँ से क्या सवाल बनेगा, एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि कौन से स्टेट्स 1961 में नहीं थे, है ना. सिंपल सवाल पूछ सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आप इसी को देखें तो उत्तराखंड नजर नहीं आएगा आपको, आपको झारखंड नजर नहीं आएगा, आपको छत्तीसगढ़ नजर नहीं आएगा, है ना, आपको तेलंगाना नजर नहीं आएगा, राइट. सो दे माइट आस्क यू दिस क्वेश्चन कि 1961 के मैप में कौन सा स्टेट्स नहीं है, राइट. सो इस तरीके से आपको समझना है. आपको ये देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश, राइट. सो ये सारे सवाल जो है आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से स्टेट्स थे जो 1961 के बाद बने हैं. सो दिस वाज फॉर एंटायर टॉपिक फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे. हमने नेशन बिल्डिंग एंड इट्स चैलेंजेस को 2 क्लासेस में फिनिश किया. अब किसी भी तरह का सवाल है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इस क्लास के बाद अब उन सवालों को आसानी से हैंडल कर लेंगे. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.